करते हुए आज के गूगल मीट को हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आपने मैसेज में पढ़ा होगा, आज की गूगल मीट का विषय है कि बौद्ध समाज आचार संहिता निर्माण कार्यशाला का लक्ष्य, उसके उद्देश्य, उसका सफलतापूर्वक आयोजन और उसके प्रभाव। निश्चित रूप से धम्मभूमि की पूरी टीम पिछले कई महीनों से, जब से ये तय हुआ कि जयपुर में इस बौद्ध समाज आचार संहिता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही एकाग्रता के साथ और पूर्ण मनोयोग के साथ इस कार्यशाला के सफल संचालन और आयोजन के लिए निरंतर प्रयासों में थी। बहुत ही संक्षेप में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से कार्यशाला अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक आयोजन थी, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 के बाद जब पूरा देश का पूरा बहुजन समाज ये उम्मीद कर रहा था कि अब हमारा समाज एक नई व्यवस्था का हिस्सा बनेगा, जिस उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म दीक्षा ली कि पूरे देश से जाति का विनाश होगा, उस दिशा में हम कदम बढ़ाना शुरू कर रहे थे। हमारी अपनी एक व्यवस्था होगी, हमारे अपने पर्व होंगे, हमारे अपने प्रतीक होंगे और हम सब लोग मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण करेंगे। लेकिन समय के साथ साथ इस बात की जरूरत भी महसूस होती गई कि समाज जिस ट्रैक पर जाना चाहिए था, जिस स्वरूप में ढलना चाहिए था, निश्चित रूप से वैसा हो न सका। और उन तमाम विसंगतियों, उन तमाम विरोधाभासों को दूर करने के लिए श्रद्धेय बनते जैसे दूरदर्शी व्यक्तित्व ने इस बात को, इस आवश्यकता को महसूस किया कि समाज को ठीक स्वरूप प्रदान करने के लिए, एक अच्छी दिशा प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से हमें एक आचार संहिता की जरूरत है। और उसी दिशा में काम करने के उद्देश्य से आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2023 में जब पलवल में धम्मभूमि के मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, वहीं पर यह तय हुआ कि 16 जून को जयपुर में एक ऐतिहासिक बौद्ध समाज सम्मेलन किया जाए। फिर जनवरी 2024 में जब आगरा में मीटिंग हुई धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं की, धम्मभूमि के प्रतिनिधियों की, तब श्रद्धेय बंते जी के नेतृत्व में, उनके कुशल सानिध्य में एक बार फिर ये बात निकल के आई कि 18 मार्च के कार्यक्रम के साथ साथ हमें एक बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो तैयार करने की जरूरत है। और वो सुझाव संभवतः आदरणीय मणि कुमार जी ने दिया था। फिर टीम के सारे साथियों ने डिस्कशन करके तय किया कि 18 मार्च का कार्यक्रम तो जिस स्वरूप में तय है ठीक वैसा ही कर लिया जाए, लेकिन बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो की जो बात है वो जयपुर कार्यक्रम पर छोड़ दी गई। इसके बाद में श्रद्धेय बंते जी और धम्मभूमि की पूरी जो प्रतिनिधि है, 31 मार्च को जयपुर की डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में, वहां एक हॉल में मीटिंग हुई जयपुर और राजस्थान के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, धम्मभूमि के प्रतिनिधियों के साथ। और वहीं से तय हुआ कि 15 और 16 जून को जयपुर में बौद्ध समाज आचार संहिता प्रारूप निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। और जिस बौद्ध समाज सम्मेलन की बात की जा रही थी पिछले 3-4 महीनों से, उससे अक्टूबर में किया जाएगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा थी और खुले में टेंट लगाकर इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाना इन परिस्थितियों में अनुकूल मालूम नहीं हो रहा था। यूं मानिए कि लगभग 1 अप्रैल से धम्मभूमि की पूरी टीम, धम्मभूमि के सारे प्रतिनिधि जयपुर में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला की तैयारियों में लग गए थे और देश भर से रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। और निश्चित रूप से जयपुर टीम के साथियों ने जिस जगह को आइडेंटिफाई किया, जिस स्थान को चुना गया इस कार्यक्रम के लिए, उसकी कैपेसिटी भी यही थी कि उसमें अधिकतम 1200-1300 लोग बैठ सकते थे। तो उस स्थान को तय करने के बाद तैयारियां और जोर शोर से शुरू हुई। और बहुत ही शॉर्ट में कहें हम, एक लाइन में, कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो बौद्धों की अपनी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से एक बौद्ध समाज का, एक सुव्यवस्थित बौद्ध समाज का निर्माण करने के लिए, जिसकी अपनी दिनचर्या हो, जिसके अपने पर्व हो, जिसके अपने प्रतीक हो, जिसका अपना पहनावा हो और जिसके अपने संस्कार हो, इन तमाम चीजों को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए
धम्मभूमि की टीम ने किसी भी प्रकार की मौलिकता का दावा नहीं किया कि हमने किसी नई चीज का आविष्कार किया है, बल्कि हम सब लोग मिलकर ठीक वही काम कर रहे थे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते हुए किया। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दुनिया के अलग अलग देशों से जो जो अच्छी चीजें थी उनका संग्रह करते हुए और देश के लिए एक बहुत ही शानदार और दूरदर्शी संविधान तैयार किया, डिजाइन किया, ठीक उसी तरह से सरदेय बनते जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में और उनके दूरदर्शिता भरे सानिध्य में हम सब ने ये प्रयास किया कि हम बौद्ध समाज को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए कैसी आचार संहिता का निर्माण करें। उसका स्रोत मूल रूप से दो चीजों पर आधारित रहा। एक, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ साहित्य। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा के बाद उससे पहले भी जिस तरह के समाज का निर्माण करना चाह रहे थे, इस तरह का समाज होना चाहिए, उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो एक मूल स्रोत तो वो रहा कि बाबा साहब का साहित्य, उसका गहन अध्ययन किया गया और बाबा साहब ने जब जब बौद्ध समाज के निर्माण की, बौद्ध व्यवस्था के निर्माण की बातें कही, उन सारी सामग्रियों को, उन सारे के सारे तथ्यों को एक संदर्भ सामग्री के रूप में यूज करते हुए इस आचार संहिता का ड्राफ्ट तैयार हुआ। दूसरा स्रोत रहा अपने वर्तमान परिवेश में, चूंकि श्रद्धेय बनते जी लंबे समय से धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से उनके जो अनुभव है, उन्होंने जो विसंगतियां देखी, उन्होंने जो नवाचार किए समाज की स्थापना के लिए, समाज में परंपराएं या व्यवस्था स्थापित करने के लिए, और फिर देश भर से बुद्धिजीवियों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने, भिक्षुणियों ने, धर्म के जानकार लोगों ने, बहुत से विद्वान लोगों ने जो जो सुझाव दिए, उन सब को समेकित रूप से धम्मभूमि एक मौलिकता का दावा करती है। और वो मौलिकता ये थी, वो अभिनव प्रयोग ये था कि उन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में बिखरी हुई, अलग अलग जगहों पर बिखरी उन तमाम चीजों को और वर्तमान परिस्थितियों में अपने आस पड़ोस में आ रही विसंगतियों को देखकर एक आचार संहिता को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से डिजाइन करने का काम किया गया। उसे एक सांचे में ढाला गया, व्यवस्थित किया गया बिंदुवार, और समाज के सामने रखा गया। तो इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब बात करें कि आयोजन कैसा रहा, बहुत से साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे होंगे और जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनकी जानकारी के लिए बहुत ही संक्षेप में मैं इस कार्यशाला का एक प्रतिवेदन आपके सामने रख देता हूं, ताकि जो साथी आए थे वो भी एक बार पुनः रिमाइंड कर सके उन 2 दिनों की उन सारी चीजों को, और जो नहीं आ पाए किसी कारणवश वे साथी भी जान सके कि इन 2 दिनों में इस कार्यशाला में क्या क्या हुआ और किस तरह से हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 और 16 जून 2 दिनों की कार्यशाला थी, और धर्म या सामाजिक जितने भी दूसरे कार्यक्रम होते हैं जहां पर एक बड़ा सा मंच लगा रहता है और अलग अलग वक्ता भाषण देते हैं, उनसे हटकर ये कार्यक्रम एक कार्यशाला के रूप में किया गया, जहां पे आपस में उपस्थित लोगों ने इंटरेक्शन करते हुए, आपसी संवाद करते हुए इस आचार संहिता को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। 16 राज्यों के 1000 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें सहभागिता की। 150 के लगभग भिक्षु और भिक्षुणियां इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। उनकी गरिमा में उपस्थिति में ये कार्यशाला संपन्न हुई। और पहले दिन, जैसे कि श्रद्धेय बनते जी ने एक नया स्वरूप दिया है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के स्वागत का, इस कार्यशाला में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं कार्यक्रम स्थल पर दोनों तरफ पंक्तिबद्ध खड़े हुए अपने हाथों में फूल लेकर, और भिक्षु और भिक्षुणी संघ पंक्तिबद्ध हॉल में प्रवेश कर रहे थे, और सारे के सारे उपासक उपासिकाएं पुष्प वर्षा करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर, अपनी गर्दन को झुकाकर उनके स्वागत में खड़े हुए थे। सावथी से आए हुए भंते देवेंद्र महाथेरो ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हुए, ऐतिहासिक बताते हुए धम्मभूमि की पूरी टीम को बधाई दी कि आप लोग निश्चित रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है और बहुत ही दूरदर्शी है, समाज को नई दिशा देने का काम करेगा। उनके भाषण के बाद सरदेय बनते राहुल जी और धम्मभूमि की टेक्निकल टीम ने प्रोजेक्टर के माध्यम से पिछले कई महीनों से मेहनत करके तैयार की गई उस पीपीटी को प्रेजेंट किया।
श्रद्धेय बंते जी ने बहुत ही शानदार ढंग से व्याख्या करी एक एक बिंदु की, ताकि सामने बैठे हुए लोग बेहतर ढंग से समझ सके कि कौन सा बिंदु किस उद्देश्य से लिखा गया है और कौन से बिंदु का निहितार्थ क्या है। तो इस तरह से चाहे दीक्षा की बात हो या फिर घर में जन्म लेने वाले किसी नए बच्चे के संस्कार की बात हो, वहां से शुरू होकर ये आचार संहिता का प्रेजेंटेशन बौद्धों के पर्व, बौद्धों के प्रतीकों, उनके खान पान, उनके पहनावे और एक बौद्ध के जीवन में नामकरण संस्कार से लेकर गप मंगल संस्कार से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक उन तमाम बिंदुओं को बिंदुवार प्रेजेंट करते हुए बहुत ही बेहतरीन ढंग से श्रद्धेय बंते जी ने प्रस्तुति दी और हर एक बिंदु की व्याख्या की। साथ ही सामने बैठे हुए लोगों से हर एक सेशन के बाद उनके सुझाव मांगे गए कि इन बिंदुओं पर आप क्या सोचते हैं, इन बिंदुओं पर आप क्या सोचते हैं। और उपस्थित लोगों ने, उपस्थित भिक्षुओं या भिक्षुणियों ने न केवल मौखिक सुझाव दिए, बल्कि उससे भी ज्यादा बहुत से लोगों ने कागज पर, पर्चियों पर लिख लिख कर अपने लिखित सुझाव दिए, धम्मभूमि की टीम को सौंपे, जिनका अभी अध्ययन किया जाना बाकी है। उनके आधार पर इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही कुछ और विद्वान बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। मेरठ से प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र भंते चंद्र कीर्ति जी, उन्होंने भी इस आचार संहिता के निर्माण में धम्मभूमि के प्रयासों की न केवल सराहना की, बल्कि इसे और बेहतर बनाने हेतु उन्होंने अपने सुझाव दिए। कर्नाटक से आए हुए बनते नागभूषण जी ने भी इस काम को ऐतिहासिक बताते हुए अपने सुझाव साझा किए। ठीक इसी तरह से बाड़मेर राजस्थान से बनते डॉक्टर सिद्धार्थ वर्धन जी ने भी, चूंकि वो राजस्थान भिक्षु महासंघ के सचिव भी है, तो उन्होंने, चूंकि ये कार्यक्रम जयपुर में हो रहा था, तो श्रद्धेय बंते जी का साधुवाद ज्ञापित किया कि आपने राजस्थान को इस महान काम के लिए चुना। और साथ ही कार्यक्रम में सुझावों के साथ साथ निश्चित रूप से एक और जो महत्वपूर्ण चीज दिखाई दी, वो ये थी कि श्रीलंका से आए हुए भिक्षु बनते पी शिवली माथेरो, जो वर्तमान में जो बोध गया में अनागारिक धम्मपाल द्वारा स्थापित महाबोधि सोसाइटी उसकी सचिव भी हैं, उनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम की गरिमा और ज्यादा बढ़ा दी। और उन्होंने भी धम्मभूमि के इस प्रोजेक्ट की बहुत ही सराहना करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अधूरे काम को आगे बढ़ाने की दिशा में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे जो मिशनरी सिंगर साथी हैं शशि भूषण जी और धम्मभूमि गुरदासपुर की प्रबुद्ध उपासिका प्रवीण सोनिया जी के गाए हुए गीतों ने निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। और सोनिया जी ने तो जब गीत गाया वो रचो इतिहास जयपुर में, उस वक्त तो पूरे के पूरे हॉल में, पूरे पंडाल में अद्भुत नजारा था देखने लायक। ये लोग कितने उत्साहित थे और किस तरह से कितने गंभीर भी थे इस कार्यक्रम को लेकर, इस कार्यशाला को लेकर। इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जिनकी तरफ मैं ध्यान आपका दिलाऊं, नागपुर से ही भिक्षुणी सुनीति जी आए हुए थे, उन्होंने भी अपने विचार साझा किए इस विषय पर। और इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज जो हुई इस कार्यशाला में वो ये थी कि जितने भी लोग आए हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, उन सभी ने इस कार्यशाला के समापन से पूर्व श्रद्धेय बंते जी के बताए अनुसार, उनके निर्देशानुसार एक बहुत ही विशेष पेपर पर हस्ताक्षर किए। सभी उपस्थित लोगों ने इस बात की गवाही देते हुए कि हमारी उपस्थिति में इस 2 दिवसीय कार्यशाला में बौद्ध समाज आचार संहिता का निर्माण हुआ, इस पे गहन चिंतन मनन हुआ और उन तमाम साथियों के हस्ताक्षरों को बाद में हमेशा हमेशा के लिए संरक्षित रखा जाएगा और हमेशा उनके हस्ताक्षर इस बात की गवाही देते रहेंगे कि उनकी उपस्थिति में, उनकी गरिमा में उपस्थिति में ये ऐतिहासिक काम राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। साथ ही इस कार्यक्रम की एक और अच्छी बात यह रही कि सामान्यतः हम देखते हैं कि जिस राज्य में कार्यक्रम आयोजित होता है वहां के स्थानीय साथी ही वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस कार्यशाला में अच्छा ये हुआ कि राजस्थान और विशेष रूप से जयपुर की जो टीम थी, स्थानीय टीम थी, जयपुर के पूरे कार्यकर्ता तो बहुत ही मनोयोग से पिछले कई दिनों से इस कार्यशाला के सफल संचालन के लिए और सारी व्यवस्थाओं के अच्छे प्रबंधन के लिए काम लगे हुए थे। वो जगह फाइनल करने से लेकर फ्लेक्स बनवाने की बात हो, पानी की बात हो, उन तमाम चीजों के लिए
दिन रात भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ आगरा से बहुत से युवा जो धम्मभूमि से जुड़े हुए हैं, वो आगरा से जयपुर के इस कार्यशाला में आए और वॉलंटियर के रूप में 2 दिनों तक बिना थके उन्होंने बहुत ही शानदार सेवाएं दी। धम्मभूमि हरियाणा की टीम से भी सिद्धार्थ नरेश जी, डॉक्टर योगेश धामिक जी के नेतृत्व में, संतोष जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी टीम आई वॉलंटियर्स की, जिन्होंने बहुत ही मनोयोग से, जिस तरह से हम अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में, गहन घर के शादी समारोह में जिस तरह से बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, ठीक उसी उत्साह के साथ धम्मभूमि के पूरे वॉलंटियर्स ने, भले ही वो किसी भी राज्य से आए हुए थे, सबने बिना रुके बिना थके बहुत मेहनत करते हुए हर एक व्यवस्था को बहुत ही जिम्मेदारी से संभाला। कार्यक्रम के समापन से पूर्व उपस्थित भिक्षु और भिक्षुणियों को संगदान भी किया गया और रहने की भी बहुत शानदार व्यवस्थाएं सभी के लिए एक होटल में की गई, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था न हो। तो इन तमाम चीजों के साथ एक और अंतिम बात जो आपसे साझा करूं, जो अच्छी चीज लगी मुझे, वो ये हुई कि चूंकि आप सब जानते हैं कि धम्मभूमि के एक राष्ट्रीय स्तर के केंद्र के निर्माण के लिए पिछले दिनों धम्मभूमि अलीगढ़ की टीम ने अलीगढ़ में 14 बीघा जमीन का क्रय किया था। वहां पर एक सेंटर के निर्माण के लिए, केंद्र के निर्माण के लिए बहुत से लोग आगे आए, जिन्होंने मंच पर आकर अपनी तरफ से दान राशि की घोषणाएं की और इस तरह से इस कार्यक्रम का एक सफल समापन इस रूप में भी हुआ कि उपस्थित लोगों ने, और वो घोषणाएं जारी थी लेकिन समय की पाबंदी की वजह से, समय की कमी को देखते हुए घोषणाओं के सिलसिले को रोक देना पड़ा। लेकिन जिस उत्साह के साथ देश भर से आए हुए उपासक उपासिका साथियों ने धम्मभूमि के अलीगढ़ स्थित केंद्र के निर्माण में अपने सहयोग की घोषणाएं की, निश्चित रूप से वो भी इस कार्यक्रम की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। तो इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए ये 2 दिन की कार्यशाला अपने ऐतिहासिक स्वरूप में बहुत ही शानदार ढंग से और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। और निश्चित रूप से इन तमाम सुप्रबंधनों के पीछे, इस सफल आयोजन के पीछे श्रद्धेय भंते रावल जी का कुशल नेतृत्व, उनकी दूरदर्शिता, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व तो है ही। धम्मभूमि के हर एक प्रतिनिधि, भले ही वो देश के किसी भी राज्य से रहे हो, पंजीकरण में सहयोग करने से लेकर, क्योंकि जब हम पंजीकरण का दौर देख रहे थे तब भी बहुत से साथी थे जो अपने अपने क्षेत्र में दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि हमें इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, हमें पंजीकरण करवाना है। तो उस पंजीकरण के कार्य से सहयोग से लेकर अंतिम दिन तक, बल्कि कार्यक्रम संपन्न होने के एक दिन बाद तक जयपुर टीम के साथी इस काम के हिसाब किताब को लेकर और दूसरी व्यवस्थाओं को समेटने में लगे रहे। तो उन तमाम साथियों को भी हार्दिक साधुवाद इस सफल आयोजन के लिए। और निश्चित रूप से अपने आप में ऐतिहासिक आयोजन रहा ये, जो साथी जुड़े होंगे, आए होंगे कार्यक्रम में, उन्होंने बेहतर ढंग से महसूस किया होगा। तो ये तो बात रही इस कार्यक्रम के आयोजन की, इसके लक्ष्यों की। एक तीसरा बिंदु भी आज के विषय में, आज की बीआरसी की गूगल मीट में हमने ऐड किया है, और वो है कि इस आयोजन के, इस सफल आयोजन के, इस कार्यशाला के प्रभाव क्या रहे। इस विषय पर, चूंकि उस कार्यक्रम में 2 दिनों तक बहुत ही शानदार ढंग से मंच संचालन करने वाले हमारे साथी अलीगढ़ से आदरणीय बुद्धालंकार जी बोध साहब ने मंच संचालन किया बड़े सुंदर ढंग से, और पूरे के पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करवाने में मंच से इनकी भी बड़ी भूमिका रही। तो मैं उन्हीं से निवेदन करूं अब आप सभी की तरफ से कि वो आए और कार्यक्रम के प्रभावों के, इस कार्यशाला के प्रभावों के बारे में आज की गूगल मीट में जुड़े हुए साथियों से अपने विचार साझा करें। आदरणीय बुद्धालंकार जी बोध साहब। सर अभी अपने आईडी से नहीं जुड़े हैं बुद्धालंकार। ठीक है सर, ठीक। फिर अभी जुड़ जाएंगे बुद्धालंकार जी थोड़ी देर में। एक दो छोटी छोटी चीजें और साझा करूं कि इस कार्यक्रम से 2-3 चीजें और अच्छी निकल के आई। कार्यक्रम, इस कार्यशाला के मंच से ही गुजरात टीम के साथियों ने मंच पर आकर ये घोषणा की कि सितंबर के महीने में संकल्प भूमि बड़ोदरा में 10 दिनों का एक सामने शिविर का आयोजन भी करेंगे, और शायद 13 या 14 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक, जिसमें लगभग 1000 लोग सामनेर या सामनेरी के रूप में सहभागिता करेंगे। तो जिस तरह से हमने बिलासपुर में देखा था कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, हजारों लोग 10 दिनों के लिए चीवर में रहकर न केवल भिक्षु जीवन का अभ्यास करते हुए नजर आए, बल्कि धम्म को बहुत ही नजदीक से उन्होंने जानने, समझने और व्यवहार में उतारने का प्रयास किया।
और फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उन हजारों लोगों ने निश्चित रूप से धम्म की बारीकियों को समझकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो ठीक उसी तरह से इस साल भी एक और श्रामणी शिविर का आयोजन गुजरात टीम की तरफ से घोषणा की गई, और गुजरात टीम भी इस महान कार्य के लिए, निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक कार्य के लिए साधुवाद की पात्र है। साथ ही 27 अक्टूबर को भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है, और उसके बारे में भी बहुत जल्दी अभी सूचना साझा कर दी जाएगी कुछ ही दिनों में। बहुत से साथियों से इस कार्यक्रम के दौरान भी और इसके समापन के बाद भी बात करने का अवसर मिला, और लगभग हर एक आदमी इस बात से, इस कार्यशाला में सहभागिता करने वाला हर एक साथी निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि हम इस ऐतिहासिक पल के, इस ऐतिहासिक आयोजन के हिस्से बने, और न केवल इसमें भागीदार बने बल्कि अपनी सक्रिय सहभागिता भी सभी ने दर्ज करवाई। जिन जिन साथियों ने लिखित सुझाव दिए इस प्रोजेक्ट को, इस ड्राफ्ट को और बेहतर बनाने हेतु, बहुत से साथियों ने उसी समय मौखिक सुझाव दिए, और उन तमाम सुझावों को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम सुझावों के बहुत ही गहन विश्लेषण के बाद अंतिम रूप से जो मैनिफेस्टो, जो बौद्ध आचार संहिता हमारे सामने आएगी, निश्चित रूप से उसे 15-20 पेज की एक छोटी सी बुकलेट बनाकर 27 अक्टूबर का जो बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें आप सभी को वितरित किया जाएगा। देश भर से आए हुए लाखों लोगों को वितरित किया जाएगा, क्योंकि बहुत से साथी पूछ रहे थे कि इसकी पीडीएफ हमें मिल सकती है क्या, और वो पीडीएफ या फिर बुक फॉर्मेट में अभी सिर्फ इसी वजह से उपलब्ध नहीं करवाई गई क्योंकि इस वक्त ये एक कच्चे फॉर्मेट में एक रफ ड्राफ्ट था, और इसमें कुछ करेक्शन होने बाकी हैं। तो तमाम तरह के संशोधनों के बाद अंतिम रूप से जब ये पूरी की पूरी आचार संहिता तैयार हो जाएगी, तब आप सबसे इसे साझा किया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं उस बात को फिर रिपीट करूं, हो सकता है बहुत से साथी शंका प्रकट करें कि कितने लोग मानेंगे, कितने लोग नहीं मानेंगे। और श्रद्धेय बनते राहुल जी इस मामले में बहुत ही सुस्पष्ट ढंग से बार बार कहते रहे हैं कि ये हमारे चिंतन का विषय है ही नहीं कि कितने लोग अनुसरण करेंगे या नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से, देश भर के बुद्धिजीवियों की तरफ से, धम्म के जानकारों की तरफ से, संखार करवाने वाले लोगों के धरातलीय ज्ञान के आधार पर अच्छे और सच्चे बौद्ध बनने के इच्छुक लोगों के लिए एक बेहतरीन आचार संहिता समाज को दे रहे हैं। जो जो लोग चाहेंगे कि हम अपने आप को अच्छा और सच्चा बौद्ध बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से वे इसका अनुसरण करेंगे। और ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा कुछ विवादास्पद भी इस आचार संहिता में नहीं है जिसके बारे में कोई कह सके कि ये बात खराब है और मैं इसका अनुसरण नहीं करूंगा, या फिर कोई ऐसी बात भी इस आचार संहिता में नहीं है जिसका अनुसरण करने से हमारे बौद्ध बनने पर प्रश्न चिन्ह लगते हो। तो बहुत ही सुचिंतन के बाद, बहुत ही प्रयासों के बाद इस आचार संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और निश्चित रूप से ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा कि हम सब की उपस्थिति में, हम सब के वैचारिक विमर्श ने, हम सब के बहुमूल्य सुझावों ने इसे ये वर्तमान आकार दिया है। एक बार पुनः मैं इस कार्यशाला में सहभागिता करने वाले हर एक उस व्यक्ति को जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसे सफल बनाने में सहयोग किया है, धम्मभूमि की पूरी टीम की तरफ से उन सभी के प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और स्वाभाविक है कि जब हम बड़े कार्यक्रम की बात करते हैं और इस तरह के सामाजिक कार्यशालाओं की बात करते हैं, तब हो सकता है कि कुछ साथियों को असुविधा भी हुई हो, कुछ कमियां भी छूट गई हो। तो उन तमाम असुविधाओं के लिए भी व्यक्तिगत रूप से हम क्षमा प्रार्थी तो हैं। देवी, ये जो कार्यशाला जयपुर में आयोजित हुई, ये बहुत ही सफल और एक ऐतिहासिक रही है। और जितने भी देश भर के यहाँ बुद्धिज़्म के लोग इकट्ठे हुए, ये एक दूसरे को गले मिलके या अपने एक दूसरे की जानकारी बढ़ाई और एक दूसरे के बारे में जाना। और वहाँ पर मैंने तो पहली बार इतनी संख्या में बनते लोगों को दर्शन किए, ये मेरा एक सौभाग्य था। और कई
मतलब अच्छे अच्छे विद्वानों से मैंने वहाँ पर सुना जो जज से भी रिटायर हुए हुए लोग बैठे थे वहाँ पर, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने ऐतिहासिक मेरे जीवन में अभी तक इतने बनते लोगों को एक साथ इकट्ठा हुआ देखा ही नहीं। तो ये कार्यशाला की जो छवि है वो पूरे देश में फैलेगी और फैल रही है, और कार्यशाला बहुत ही अच्छी रही है। इसके लिए पूरी टीम को साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय द्वारका प्रसाद जी। निश्चित रूप से इस कार्यशाला को सफल बनाने में जयपुर टीम का भी विशेष सहयोग रहा, और सारे के सारे साथी बहुत ही अपने सारे पारिवारिक काम छोड़कर इसके सफल आयोजन में और देश भर से आने वाले लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए जुटे रहे। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, पूरे जयपुर को बधाई इस सफल आयोजन के लिए। अगले हमारे साथी जिन्होंने हैंड रेज किया, आदरणीय श्याम बिहारी जी, आपसे निवेदन है कृपया अपनी बात कहें। फिर ले लेंगे धमभूमि गुरदासपुर के हमारे प्रबुद्ध साथी डॉक्टर सुधीर कुमार जी, आपसे निवेदन है कृपया अपने अनुभव साझा करें। नमो बुद्धाय। जय भीम। परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करणशील राहुल जी को सादर नमन, भिक्षु संघ को सादर नमन। मन इतना भावुक हो रहा है, खुश है, और शब्दों में बयान करना मुश्किल है इस प्रोग्राम को, कि धम्मभूमि हर बार अपने लिए एक नया लक्ष्य बनाती है, उसे अचीव करती है, और इतने सुंदर तरीके से सब कुछ सुव्यवस्थित, और पूरी की पूरी टीम एक बड़े अच्छे ही तरीके से उसको मैनेज करती है। ये सब हमारे परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की अनुकंपा है हम पे, कि हमें उन्हें मौका दिया है अपनी टीम में काम करने का। राजस्थान का ये प्रोग्राम, जयपुर का ये प्रोग्राम अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक इतिहास बन गया है, और हमें इस बात का नाज भी है कि हमने वो गाना तैयार किया गुरदासपुर की टीम ने, रचो इतिहास जयपुर में। और बहुत बहुत साधुवाद पूरे देश के धम्म अनुयायियों को, धम्मभूमि टीम के मेंबर्स को, 16 राज्यों के साथियों को, जिन्होंने सच में इसे इतिहास को रच दिया। और जो हमारे मेहमान नवाज साथी, जयपुर की टीम, धम्मभूमि के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने सेवा निभाई दिन रात, बिना किसी थकावट के, रात को दिन करके दिखाया, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया जयपुर में। सच में उस गीत को सार्थक कर दिया। वो भंते जी का आह्वान था पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि आओ मिलके बुद्ध का शासन दोबारा स्थापित करें। और उन्होंने जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता की, अपना भागीदारी की, साथ दिया किसी भी रूप में, उन सभी ने कमाल कर दी। और ये तो मुझे लगता है शुरुआत है, ये तो अभी हजारों की गिनती वाला प्रोग्राम हुआ है। अक्टूबर में होने वाला लाखों वाला प्रोग्राम जो है, शायद वो इससे भी कहीं दुगना होके आएगा। और इस बात की बहुत उम्मीद जगी है कि कुछ भी जो हम सोचते हैं हम उसको संभव कर पाते हैं, हम उसको कर रहे हैं। एक बार भंते जी और मैं बैठे बात करते थे, तो भंते जी ने अपनी एक बात कही कि हमें सारे लक्ष्य अपने लिए तय करने हैं, कि कोई भी लक्ष्य किसी के लिए तय नहीं करना है, हमारा कंपटीशन सिर्फ अपने से है। तो मुझे सर्गेई बुबका, एक रशियन पोल वॉल्टर है, वो प्लेयर था, जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था, ये 90s की बात है, 89-90 की बात होगी, कि सर्गेई बुबका नाम का एक रशियन पोल वॉल्टर हुआ है। वो जो डंडा लेके दौड़ते हैं, फिर उसको जमीन में गाड़ते हैं, फिर एक बड़ी ऊंची कूद लगाते हैं और एक लेवल को क्रॉस करके अगली तरफ गद्दे के ऊपर गिरते हैं। वो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, रशियन पोल वॉल्टर की, कि वो उसने अपने ही 17 रिकॉर्ड तोड़े, अपने ही। तो हर बार अपने लिए नया रिकॉर्ड सेट करता था, इस बार मुझे इतनी ऊंची कूद लगानी है। तो वो उसके मुकाबले में कोई दुनिया का कोई और एथलीट आया ही नहीं। और यही काम धम्मभूमि कर रही है, इसके कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा कोच मिल गया है कि जिसने सिखा दिया है कि अपने लिए नया लक्ष्य कैसे तय करना है आपको। हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमारी किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हमें समझ लग गई है कि हमें करना क्या है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अक्टूबर में होने वाला प्रोग्राम
के लिए तैयारी के लिए हमें आज से जुट जाना है और उसके लिए कुछ ऐसा प्रबंध करना होगा और ऐसी जिम्मेवारी निभानी होगी अपने साथियों के साथ कि हमें किसी भी तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम का भी सामना न करना पड़े। कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, घर में भी करते हैं, छोटी सी पार्टी करते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाती है। इस प्रोग्राम में पहले दिन जो मिसमैनेजमेंट हुई कि 800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और लोग 1200 से ज़्यादा आ गए जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी को पता नहीं है, और खाना के जो प्रोग्राम था वो सारा हिल गया। लेकिन उसको इतना सुंदर तरीके से मैनेज किया गया। मैंने भंते जी को खुद देखा कि वो रसोई में है। मैंने एक एग्जांपल भी दी वहाँ पे, एक यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ये देनी बनती नहीं है, पर बचपन से मैं सुनता आया हूँ कृष्ण के बारे में कि जहाँ मैं बचपन में अपना गुजारा किसी के घर में, क्योंकि हम किराए पे रहते थे, उनके घर में कृष्ण का प्रभाव था। तो वैसे कृष्ण के इतनी रानियां थी तो वो सभी के साथ पाए जाते थे कि लाइक जिसके घर जाते थे कृष्ण जी कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं बंसुरी बजा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि भंते जी हॉल में स्टेज पे हैं, माइक पे हैं, वो बिंदु दर बिंदु सारा कुछ कवर कर रहे हैं। और अगर हम देखते हैं कि जब हमारी बारी आती है कि आप पहुंच गए हो, हमें फ़ोन आ रहा है, आप घर पहुंच गए हो, ये भी फ़ोन आ रहा है, आप कंफर्ट से हो, आपको कमरा मिल गया है, ये भी उनका फ़ोन आ रहा है। हर व्यक्ति जो फ़ोन कर रहा है भंते जी को कर रहा है कि मैं वहीं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, मुझे यहाँ ऐसे आना है, मुझे कहाँ जाना है। तो जब खाने का ये चक्कर पड़ा या ऐसा एकदम से अव्यवस्था थोड़ी सी हुई इस कारण के हम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, तो भंते जी रसोई में दिख रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ऐसी ऊर्जा, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा ब्रह्मभूमि के मार्गदाता, मार्गदर्शक और उनके सभी अनुयायियों में कहाँ से आती है। मैं तो कम से कम अपने बारे में कहता हूँ कि मैं तो उनके मामले में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझ में उतना दम नहीं है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि ऐसा हो कैसे रहा है सब कुछ, और वो सब मैनेज भी कर लिया इतने अच्छे तरीके से, प्यार से। मेरा निवेदन है अपने सभी साथियों से, अपने सभी भाइयों बहनों धर्म बंधुओं से कि हम जब अगले प्रोग्राम की घोषणा करें तो कम से कम इतनी जिम्मेवारी समझे कि हमारा एक भी जो व्यक्ति जो भाग लेने के लिए आए वो बिना रजिस्ट्रेशन ना आए, उसके पास से कार्ड के लिए पहले प्रबंध हो, वो एक दिन पहले आता है या बाद में आता है। हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम उसकी रजिस्ट्रेशन का जिम्मा उठाएं, उसका कार्ड तैयार कर उसको देने की व्यवस्था करें। हमारे पंजाब से बहुत सारे साथी आए, जितने साथियों के लिए आवाज़ आई कि इतने लोगों के कार्ड तैयार हैं, हमने उनको कलेक्ट किया, उन तक पहुंचाया। हमारा कोई भी साथी कार्ड के बिना नहीं था। हम सभी लोग इस बात का प्रण करें कि आज के बाद जब भी प्रोग्राम हो, जब भी ये नेक्स्ट प्रोग्राम होने वाला है, हम पूरी व्यवस्था में जिम्मेवारी निभाएं और कोशिश करें कि हम 1-2 दिन पहले पहुंच के व्यवस्था में थोड़ी बहुत सेवा निभाने का काम करें। इस बार के लिए माफ़ी है, अगली बार से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस सेवा के लिए अपने आप को पेश करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आपने ठीक बात की। और सरदेव बंते जी मजाक मजाक में अक्सर कहते भी हैं कि धम्मभूमि अपने लक्ष्य खुद ही बनाती है और उन लक्ष्यों को फिर खुद ही तोड़ती है। और सरदेव बंते जी के साथ जो लोग रहते हैं, उन्हें नजदीक से देखते हैं, वे इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि उनके भीतर की ऊर्जा, उनकी कार्य क्षमता, उनकी जीवटता सच में अद्भुत है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो सच में अतुल्य है। और हम सभी भी इस बात पे गर्व करते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इसीलिए चले आते हैं क्योंकि श्रद्धेय बंते जी का नेतृत्व, उनको खुद को जब काम करते हुए देखते हैं तो हमारे कदम स्वतः ही बढ़ने लगते हैं। और इस कार्यक्रम में भी हम देख रहे थे कि कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग को छोड़कर आ रहा है, कोई छुट्टियां न मिलने के बाद भी अपने ऑफिस में लड़ाई करके ऑफिस इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आ रहा है। तो ये तमाम तरह के साथी जो अपने समर्पण का निर्वहन करते हुए इस कार्यशाला में पहुंचे, निश्चित रूप से उनके जो एनर्जी हाउस है, उनके पावर हाउस है, वो श्रद्धेय बंते राहुल जी ही हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद। अगले जो साथी जिन्होंने हैंड रेज किया, आदरणीय अनूप सिंह जी, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात कहें और थोड़ा संक्षेप में सब साथी कह देंगे तो ज्यादा लोग बोल पाएंगे। आदरणीय अनूप सिंह जी। हेलो जी आवाज सर, आई आपकी सर? आवाज आ रही है। बंत जी को वंदामी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा कदम रहा, बहुत अच्छा लगा। अभी भी सोनिया जी के और शशि भूषण जी के गाने कानों में गूंज रहे हैं और गूगल मीट में जुड़ने के बाद ऐसा लग रहा है वापस वही जयपुर चला गया हूँ मैं। आप थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लें प्लीज, थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लें। हाँ जी, आपका फेस नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लें। कैमरा अच्छा थोड़ा सा पीछे, आप पीछे खुद हो जाएं
आपका चेहरा दिख पाएगा। बस मैं यही कह रहा था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा। अब सही पूछो तो वहां से उठने को दिल नहीं कर रहा था, चलने को वापस घर के लिए। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद अनूप जी कि आप पधारे हाँ और आपने बहुत ही सक्रिय सहभागिता की इस कार्यशाला में, जी और हाँ। आप भी आप बहुत उत्साहित है, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी। अगले दो साथी दिन को मैं से आमंत्रित करना। जी हाँ सर, कुछ जी बोल रहे हैं? जी जी, 2 दिन से मैं वही गाने रिपीट कर करके सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, बिल्कुल। हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे साथी जो है उन्हीं गानों को, कार्यक्रम के हाँ लाइव को लगातार शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जी निश्चित हाँ रूप जी से पूरे देश में एक नई उत्साह का माहौल बना है इस कार्यशाला के बाद। जो जी लोग हाँ। आए उन्होंने तो महसूस किया ही है, लेकिन जो नहीं पहुंच पाए वो भी इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद अनूप जी। अगले बहुत बहुत साथी को साथ। आमंत्रित करूं, आदरणीय विश्राम सिंह जी। विश्राम सिंह जी यदि जुड़े हुए हैं तो अपनी बात कहें। आदरणीय एसपी आनंद साहब, एसपी आनंद जी। सर मेरा माइक नहीं खुला था, अब बाद में खुला है। जी जी सर, कहिए आप। सर्वप्रथम सर्वप्रथम माँ कारणी तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और हमारे परम सद्य भिक्षु बंदामी और सभी भिक्षु संघ को बंदामी और इस गूगल मीट में जुड़े हुए सभी हमारे दमबंदियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं इसी कार्यक्रम में गया था धम्मभूमि के, और बिलासपुर वाले कार्यक्रम में भी गया, लेकिन जो मैनिफेस्टो राजस्थान के अंदर जयपुर में, उस कार्यक्रम का नज़ारा ही कुछ और था। क्योंकि हुई कि इतनी गर्मी में, वहाँ इतनी गर्मी का मौसम था, मेरे साथ में 10-12 लोग इधर मध्य प्रदेश से गए हुए थे, हम लोग भोपाल से गए थे। तो लोगों के मन में ऐसा उत्साह था कि, और वहाँ पे जब हाउस में जाकर के बैठे तो मुझे लग नहीं रहा था कि लोग इतनी गर्मी में बैठेंगे, मेरे साथ जो लोग गए थे। लेकिन क्या है कि वहाँ पे जाके हाउस में जब बैठे और हाउस में जब वार्तालाप सुना उन लोगों ने कि मैनिफेस्टो जो जारी हो रहा है उसके सवाल हम लोगों से भी पूछे गए, उसमें हमारी भूमिका हुई, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि लोग जो गए थे वो समझने लगे कि वाकई धम्मभूमि का बहुत बड़ा प्रयास है, और बंते जी का सबसे बड़ा योगदान तो बंते जी का है कि बंते जी ने इतनी बड़ी पहल की है कि मुझे लगता है कि मतलब कभी कभी कि शायद जिंदे जिंदे में भारत को बोधमय देख सकेंगे ये। मतलब एक बहुत बड़ी पहल। और अभी तो मैं अभी ट्रेन में हूँ, दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जी तो जी, बहुत हम बहुत बहुत साधुवाद विश्राम सिंह जी। नहीं सकता आप कि मतलब कार्यक्रम में ये। बहुत, जी जी, जी जी, बहुत बहुत सभी को जय साधुवाद भीम आप। नमो। जी जी, आप यात्रा करें सुरक्षा पूर्वक। बहुत बहुत साधुवाद अपनी फीडबैक के लिए। अगले साथी आदरणीय एसपी आनंद साहब यदि जुड़े हुए हैं तो अपनी बात रखें। एसपी आनंद जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल। जी सर, पूज्य भंते जी को बदनामी, सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। हमने बिलासपुर देखा, हमने आगरा का धम्म कारवां देखा, लेकिन तपती दोपहरी में जो हमने जयपुर का कारवां देखा, गजब था। जो भंते जी ने बुद्ध को तथागत बुद्ध को पुष्प कैसे अर्पित करते हैं वो बताया। घर आए आगंतुक आगंतुक हैं, अतिथि हैं, उनका सत्कार कैसे करते हैं वो सिखाया। जो बेसिक चीजों के साथ जो धम्म की गहराइयाँ या धम्म के जो हमारे जीवन शैली जीने के जो तरीके हैं, भंते जी के द्वारा जो सीखने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे नंबर भंते जी की जो एनर्जी है,
बनते जी मंच पे होते हैं, लेकिन ध्यान नीचे होता है कि हमारे उपासक, हमारे जो आए हुए अतिथि हैं, इनके साथ कहीं दिक्कत हो। तो नीचे जिस तरह पब्लिक में निकल के चलते हैं, बनते जी को ये नहीं लगता कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या मैं लीड कर रहा हूँ तो मेरे अंदर कोई थोड़ा सा ईगो जनरेट होनी चाहिए। नहीं, बनते जी बेसिक जब जमीन से पे काम करते हैं तो ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। और जब भंते जी को देखते हैं तो थकावट ऐसी भाग जाती है कि काम करते ही रहे। जयपुर से जब से आए, हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने कहा था लेकिन नहीं जा पाए। जब वो फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब चीजों पे देख रहे हैं तो अब वो कह रहे हैं कि यार हमसे गलती हो गई, हमें अगले प्रोग्राम में जरूर बताना। हमारे साथियों ने जब नोएडा के प्रोग्राम की जब घोषणा करने का वहां वो नहीं था, लेकिन इतने उत्साह में थे कि वहां पे ही घोषणा करवा दी कि नहीं नहीं हम भी धमकारवा निकालेंगे अब की बार नोएडा में। तो भंते जी की एनर्जी से प्रेरणा लेते हैं कुछ। भंते जी के जो प्रोग्रामों में डिसिप्लिन रहता है, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रहती है, वो काबिल तारीफ होती है। और इन प्रोग्रामों में इतना डिसिप्लिन देखने को मिलता है कि उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमने अपने प्रोग्राम इतने डिसिप्लिन तरीके से ऑर्गेनाइज होते हुए ये धम्म भूमि बीआरसी की टीम के द्वारा ही देखे हैं। बहुत सारी टीमों के साथ पहले जुड़े, लेकिन जो यहाँ दिखाई देता है ना, वो कहीं दिखाई नहीं देता। जी तो जी। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं भंते जी को, बहुत बहुत आभार बीआरसी को, बहुत बहुत आभार धम्म की टीम को, जी जो जी। देश भर की सारे लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ इस टीम के साथ जुड़ने के लिए। और भंते आपको भी जी को बहुत 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 साधुवाद आदरणीय एसपी आनंद साहब। मैं सभी साथियों को सूचित करूं कि एसपी आनंद जी और उनकी टीम ने नोएडा में हर साल 25 दिसंबर को धम्म महोत्सव का आयोजन करती है। इस साल भी आपने मंच से घोषणा की और इस बार काफी बड़ा कार्यक्रम नोएडा में होना है 25 दिसंबर को। तो जो साथी आसपास रहते हैं वो भी इस कार्यक्रम का ध्यान रखें। आदरणीय धम्म संदेश ने हैंड रेज किया है, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि सीक्वेंस में अगर हम साथियों को इनवाइट करें तो अच्छा रहेगा। सीक्वेंस जैसे अब जो नंबर है वो राज जय हैं जी जी, गुजरात मैंने से। नोट कर रखे हैं नाम, जैसे जैसे हैंड रेज हुए मैंने डायरी में नाम नोट करके नहीं उसी नहीं सर, सीक्वेंस में नहीं बता सर, सीक्वेंस जो इसमें दिख रहा है ना क्रोनोलॉजिकल है। मैं बोल देता हूँ अगर अगर जी। आपको। ओके 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 ओके। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। श्रद्धेय राज जय प्रसेनजीत राज हैं गुजरात से, उनसे मेरा निवेदन। भंते जी को वंदा में, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमें तो इतनी खुशी होती है कि ये जिंदगी में पहली बार ऐसा दम का एक कारवा दिखा है और दम का इतना माहौल कि हम गए और आए गुजरात से, तो हमें इतनी खुशी और आनंद था। सबको, सभी साथियों, आने वाले सभी साथियों को सभी साधुवाद। और गुजरात से भी बड़ी संख्या में, बहुत सारी संख्या में भी गुजरात से भी साथी उपासक उपासिकाएं आए थे विविध जिलाओं में से, उन सभी का भी साधुवाद। मैं प्रसेनजीत राज, सम्यक बुद्ध विहार महसाना, इसके लिए बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। जो सजेशन जो उसी टाइम दिए हैं, हमने जब वहां पर हाजिर थे, सभी साथियों ने भी बहुत सारे सजेशन भी दिए हैं लिखित में जो मांगे थे, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाए, इसमें भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ऐसी भी विनती है। जो समय के अभाव से कुछ मुद्दे छूट भी गए हैं, कारण कि टाइम भी बहुत 2 दिन कम पड़ रहा था, तो जो भी सजेशन आए उसके बारे में भी, और जो मुद्दे छूट गए उसको भी कृपया शामिल किया जाए, ऐसी विनती है। और करुणाशील राहुल जी को तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, वंदन हो। हमने देखा कि उन्होंने इतने सारे दिन से, टीम तो मेहनत कर रही है ये धम्मभूमि की, वो साथियों ने, लेकिन करुणाशील जी, भंते जी ने, उनके इतने थके हुए किसी को तो लगता, लेकिन उनकी जो ऊर्जा, उत्साह, उनके चेहरे पर जो हास्य, इसके साथ हमें खुशी खुशी वो जो हमें मार्गदर्शन देते थे और हर पॉइंट पर डीप में और डिटेल्स में सभी को समझाकर हमें सहमत करते थे, वो सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और हर मुद्दे पर, बौद्ध समाज के हर मुद्दे पर बहुत सारी चर्चाएं हुई और सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया। इतना पॉजिटिव और प्रैक्टिकल भी ये पॉइंट थे। सभी ने बहुत मेहनत किया, सुबह से उठकर
जो क्रियाएं होती है और पूरे दिन की और रात को सोने तक ये जो सारी टीम ने सभी की सेवा की, मेहनत किया दिन रात, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं पड़ी है। हम यहाँ 2 दिन रहे सभी, तो किसी को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई है। सब सुविधा है, हॉल भी एसी था और बैठने की भी सुविधा अच्छी थी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, बहुत सुंदर रहा और बहुत भारी संख्या में लोग आए। इन सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और हम सभी इसमें लिए सहमत है और आने वाले जो कार्यक्रम है इसमें भी गुजरात के ओर से भी सहयोग रहेगा और सभी साथियों का भी सहयोग है ही। ये करना बहुत जरूरी था और हुआ जो नामुमकिन था। काशीराम जी को बोला जाता था कि ये नहीं हो सकत है, तो काशीराम जी बोलते थे कि हो सकत है, तो माननीय करुणाशील राहुल जी ने भी हो सकत है यही साबित कर दिया है। तो धन्यवाद, साधुवाद। बहुत सराहनीय काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। तहे दिल से साधुवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वे जगदीश बौद्ध। नेक्स्ट, सर्वे जगदीश बौद्ध। सर्वे मनोज सबोता। मनोज सबोता। सर्वे बलबीर सिंह बौद्ध। भिक्खु शंको बलदानी। सभी प्रबुद्ध साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं तो अपनी कमी बता रहा हूँ कुछ। मैं हर प्रोग्राम में पहले ही पहुंच जाता हूँ। इस बार प्रोग्राम में एक दिन पहले नहीं पहुंच पाया, रात को पहुंचा। और एक दिन पहले अगर मैं पहुंच जाता तो कुछ कमियां थी, तो कमियां बिल्कुल नहीं रहती और किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। मेरी वजह से ही कुछ कमियां रह गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से हर प्रोग्राम में पहले ही पहुंचूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वे बीएल बैरवा। बीएल बैरवा जी। परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को वंदामी करते हुए उनके सानिध्य में राजस्थान जयपुर में जो ये 2 दिन की कार्यशाला हुई है, क्योंकि मैं भी अलवर से रहने वाला हूं, अभी दिल्ली में रह रहा हूं, लेकिन श्रद्धेय सुखवीर जी दिल्ली वाले थे, उनसे संपर्क किया और हम वहां उपस्थित हुए। तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि एक 0 टाइम में, परसों ही 14 तारीख को रात में ही 9 बजे मेरी लड़की बीमार थी, इसलिए बनाते प्रोग्राम अचानक बना के और मैं पहुंच गया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और राजस्थान की टीम को, उसकी धरती पे जितने भी बीआरसी टीम ने जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए और ये कहना चाहूंगा कि जो व्यवस्था थी वो टॉयलेट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, इवन आते टाइम में भोजन की पैकेट व्यवस्था भी बना के दी। और इस तरह जो व्यवस्था इतने बड़े प्रोग्राम में, कार्यशाला में इतने व्यवस्थित ढंग से जितने भी भिक्खु गण थे और साथ में जो परम श्रद्धेय भंते जी थे, राहुल जी, उन्होंने अपना एक पल पल हर जगह को मतलब उन्होंने मॉनिटर किया। और मैं परम श्रद्धेय जो बौद्ध अलंकार जी को, जिन्होंने सुचारू प्रोग्राम को मतलब एक कड़ी से जोड़े रखा, वो उनको भी मैं नमामि करता हूं। और साथ में इस वेबिनार में मैं पिछले 5-6 महीने से जुड़ा था और साथ में मुझे पहचान भी नहीं थी, लेकिन वहां जाने के बाद में मैं अपने डॉक्टर सिद्धार्थ, अपने इनसे सोनिया जी से मिला, डॉक्टर सुधीर से मिला,
धम्म संदेश जी से मिला, डॉक्टर योगेश जी से मिला और बौद्धलंकार जी से मिला, BL पारस साहब से मिला और जितने भी वहां पे आए, इवन वारा प्रसाद जी मिले कर्नाटक से, वहां से आए थे और सुदर्शन जी बगली करके आए थे साहब। तो इस तरह मतलब पूरा एक जो प्रोग्राम था जो हम वहाँ सुनते थे वेबिनार में, उनसे वहां रूबरू मिलने की जो एक तमन्ना थी और आगे एक धम्म भूमि ने एक हमको आचार संहिता दिया, तो मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। और व्यवस्था जिन्होंने बनाए रखी, जो सिद्धार्थ जी मिले थे और आगरा की जो IT टीम, सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, जितने भी जो हमारे सहभागी बने थे इसके, मैं समझता हूं सभी कर्मठ थे और इस धम्म भूमि के जो आचार संहिता है इसको बहुत आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। कुलवंत कुमार जी, श्रद्धेय कुलवंत कुमार। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी प्रोग्राम हुआ जयपुर अलीगढ़ में, तो वहाँ जाने की सूचना मुझे 4 दिन पहले ही मिली थी। मैं यमुनानगर हरियाणा से बोल रहा हूँ, हरियाणा स्टेट यमुनानगर से जी। और मैं भी वहाँ पर आना चाहता था और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ कंडीशनें मालूम पड़ी कि मैं वहाँ पर जा नहीं पाऊँगा। जैसे ड्रेस कोड है कोई आपका, उस ड्रेस कोड की वजह से मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी। ये कुछ इस तरह की कंडीशन थी, तो इनकी वजह से मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, बल्कि मैं इस प्रोग्राम को देखना भी चाहता था, सुनना भी चाहता था, ज्वाइन करना भी चाहता था और कुछ सीखना भी चाहता था। तो मैं इस प्रोग्राम को मिस कर रहा हूँ। और नरेश जी हैं हमारे यमुनानगर से, उनसे मिलना भी चाहता था, लेकिन अभी मेरी उनसे मुलाकात यमुनानगर में भी हो नहीं पाई और वहाँ पर भी नहीं हो पाई, और अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा ही मिस कर पा रहा हूँ प्रोग्राम को। इसके बारे में मुझे बताएं। हाँ, नरेश जी का नंबर दे देंगे आपको, आप अपना नंबर इसमें छोड़ दीजिए प्लीज, और सिद्धार्थ नरेश जी से आप मिल लेना। हाँ जी, नंबर हाँ होगा जी, ना आपके पास कुलवंत जी? नंबर जी है, हाँ जी, नंबर है मेरे पास ठीक है, उनका। उनसे संपर्क कर लेना, ठीक है। जी हाँ जी। हाँ, मीटिंग में जुड़े रहें, जुड़ते रहें। हाँ, मैं सर स्वागत। प्रोग्राम ड्रेस कोड के चक्कर में मैं रह गया। मैं बाई चांस मेरे पास टाइम था, आने का भी था, मनी की भी कोई और प्रॉब्लम नहीं आपने थी, बातचीत नहीं की ना, आपने बातचीत नहीं की, बातचीत की होती तो आपका भी कुछ इंतजाम करते हैं हम। कोई बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं, बातचीत नेक्स्ट हुई टाइम थी। बात करेंगे, फोन पे ठीक, बात कर लेंगे। हाँ, ठीक है। सुमित मौर्य जी, श्रद्धेय सुमित मौर्य जी। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, और भिक्षु भिक्षुणी संघ को मेरा सादर प्रणाम बदनामी, और सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं रामनगर से, आगरा से, वहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, और कई लोगों को हमसे शिकायत भी थी कि आप वॉलेंटियर हो, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, पर वहाँ वजह ये फंस गई थी, जो हमारे हेड थे उन्होंने कुछ कहा था, फिर तुरंत ही किसी ने आके कुछ कहा, तो ऐसे अपन कैसे कुछ करते। तो इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा, आपसे राय लेना चाहूँगा, क्योंकि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इसलिए। श्रद्धेय BL पारस जी, अटेंड करना प्लीज। जी सर, क्या कह रहे हैं? जी, ऐसा था कि अपन वॉलेंटियर थे, तो हमें काम बताया गया था, तो हम वही काम कर रहे थे, तो कुछ व्यक्ति आके हमसे बोले कि ये काम कर लीजिए आप, पर हमें कुछ और काम दिया गया था। अब एक ही समय पे एक व्यक्ति
3 या 2 काम तो करने से रहा, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता था कि इस सिचुएशन में कैसे क्या करना चाहिए कोई जिससे बात नहीं। सामने वाले को बुरा ना लगे। जी जी, नहीं, बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है। कई बार जब किसी व्यक्ति को जरूरत होती है तो स्वाभाविक रूप से वो वॉलंटियर्स की तरफ ही देखता है, उनसे ज्यादा उम्मीद करता है, और जिनके पास जिम्मेदारी है उन्हीं से कहा जाता है, उन्हीं को पूछा जाता है। बाकी हो सकता है कि कई बार किसी स्थान विशेष पे कुछ कार्यकर्ता कम रहे हो, तो हम लोग सामने उपस्थित लोगों की सारी मांग पूरी नहीं कर पाते। फिर भी आप सब लोगों ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया और आप सब साधुवाद के पात्र हैं। और बाकी तो श्रद्धेय बनते जी हर कार्यक्रम से पहले वॉलंटियर्स की मीटिंग लेते हैं, तो आगे भी जब जब कार्यक्रम होंगे तो मीटिंग में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। आगे प्रयास करें कि वॉलंटियर्स की संख्या थोड़ी और ज्यादा हो, ताकि हम और सारी चीजों को व्यवस्थित कर सकें। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए धन्यवाद। आकाश कुमार। आकाश कुमार। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सभी उपासक उपासिकाओं को बनते ही को वंदामी। सर, मेरा सभी बंधुओं से यही कहना है कि जो हमारा कार्यक्रम रहा वो सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। आगे चलकर हमें इस कार्यक्रमों से कुछ सीखना चाहिए, किताबों को हमें आगे लेना चाहिए, उनसे समझना चाहिए और किताबों पर ध्यान दें, पढ़ें, उनके बारे में जानें, और जो हमारे महापुरुष थे, संत थे, जितने भी गुरु थे, सभी के बारे में जानें। और इन ऐसे कार्यक्रमों में आकर एक दिन में आकर भूल न जाएं, अपने आने वाले समय में सभी चीज़ों को याद रखें, आगे के कार्यक्रमों की तैयारी करते रहें। और सभी को मेरा साधुवाद है, बहुत अच्छा काम हुआ है, कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ था। और सभी से निवेदन है, अपने कार्य को हमेशा ऐसे ही करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सरदे बहन परवीन सोनिया जी। बहन परवीन सोनिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, मैं 1 मिनट के लिए बिजी हूँ, आप किसी और को प्लीज समय दीजिए, मैं इसके बाद बोलती हूँ। ठीक है बहन जी। सुषमा बौद्ध। सुषमा बौद्ध। श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी को मेरा सादर वंदामी, भिक्खु संघ को सादर वंदामी, और बाकी जो सभी टीम है उनको, धम्मभूमि की जो भी टीम है उसको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अलवर राजस्थान से हूँ और मेरा ये पहला प्रोग्राम था भंते जी का जो देखने को। वैसे भंते जी जब भी हमारे अलवर में आए थे, छोटे छोटे प्रोग्राम मैंने उनके सुने हुए हैं, लेकिन इस तरह जो भंते जी का जो प्रोग्राम था वो वाकई में काबिल तारीफ था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे मतलब इतने पूरे देश भर से जो लोग आए थे, और एक सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वहाँ पे कि मतलब जो काफी बड़े बड़े जो मतलब कहते हैं ना पैसे वाले जो लोग थे वहाँ पे आए, और वो एक खुले आसमान के नीचे जमीन पर सबके साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से वहां पर उन्होंने अपना पूरी रात्रि निकाली है। और कितनी गर्मी भी थी, बिना पंखे के, कूलर के, तो बहुत अच्छे से मतलब उनको कोई शिकायत नहीं हुई कि हम मतलब इतनी गर्मी में यहाँ रह रहे हैं तो कैसा लगा होगा उनको। लेकिन वो सब जैसे सुबह उठते हैं तो एक दमकता खिलता चेहरा सबका नजर आया, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा सबका। और एक चीज मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी, जो भंते जी की जो आचार संहिता के जो नियम थे, उनमें छोटी छोटी, लगता है कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें हम हमारे जीवन में मतलब कितनी महत्वपूर्ण है, ये चीज मतलब वहाँ पे है कि और हम किस तरह से अपने उन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में उतार के, अपने परिवार में उतार के, समाज में उन चीजों को हम फैलाकर किस तरह हम अपने समाज को एक अच्छा रुख दे सकते हैं। अच्छा, बौद्ध में जो बाबा साहब का जो सपना है उसको हम आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, तो ये चीज मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी। और जैसा कि वॉलेंटियर के लिए बोला, कि वॉलेंटियर को मैं बोल रही हूँ कि उन वॉलेंटियर के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि जिन्होंने हमें समय पर गिलास, प्लेट वगैरह है, टॉयलेट, बाथरूम से वगैरह सब हमें कुछ नहीं करना पड़ा, और हम वहां जाके एक लाइन में कतार में खाना है तो खाना, पानी, जो भी सुविधाएं थी हमें समय पर उपलब्ध करा कर दी। और भंते जी, उनका बहुत बहुत साधुवाद। और उनको ऐसा देखकर मुझे लग रहा था कि जैसे एक व्यक्ति होता है ना, पिता होता है तो शादी में, अपने बच्ची की शादी में किस तरह से, अभी यहाँ है तो
दूसरे ही क्षण वो दूसरी जगह नजर आ रहे हैं, और व्यवस्था को इतने अच्छे से सभी लोगों ने संभाल के रखा, और हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा इतने लोगों से मिलकर बहुत ही मतलब हम कितना अपने जीवन में इसको याद रखेंगे, और आगे भी भंते जी के जो प्रोग्राम होंगे हम उनमें शरीक होंगे। और सर मुझे एक छोटी चीजें पूछनी थी कि जैसे हम कहीं पर भी रहते हैं, तो जैसे हम अपने लोगों को तो हम नमो बुद्धाय जय भीम बोलेंगे, लेकिन जैसे ही हम दूसरे लोग हैं जो मनुवादी लोग कह सकते हैं उनको, कि जैसे वो हमें राम राम राधे कृष्णा जो है, तो अगर वो हमसे ये करते तो हम उनको क्या रिप्लाई कर रहे हैं? सर ये मेरा क्वेश्चन है। सरदेव पारस जी। हाँ जी, क्या सवाल पूछ रहे हैं? सर जैसे हम किसी को जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं तो वो अपने लोगों तो वो रिप्लाई करते हैं, लेकिन हम दूसरों को जैसे अगर कोई हमें वो उनके शब्दों में हम अगर हमसे वो करते हैं तो हम उनको क्या रिप्लाई कर सकते हैं? तो हमें करना है या नहीं करना है इस तरह से उनका अभिवादन? जी जी, बहुत जी बार होता है ऐसा सार्वजनिक स्थानों पर, जब दूसरी जी जी व्यवस्था के लोग हमसे मिलते हैं और वो जी जी राम राम या राधे राधे ऐसा कुछ बोल देते हैं, और मैं तो बहुत सहजता से हाथ जोड़ के नमस्कार बोल देता हूँ सामने से। तो हाँ न सर। तो उनका अभिवादन बोलता हूँ और न खुद वाला बोलता हूँ। यस सर बाकी यस। थोड़ा सा समय काल और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए निर्णय कर लेना चाहिए अपने विवेक से। हाँ सर कोशिश तो यही रहती है, लेकिन कई बार ऐसे बोलते हैं कि हमें करना चाहिए क्योंकि हम भाई प्रोफेशनल हैं, थोड़ा मैं ड्यूटी भी करते हैं, तो सर सार्वजनिक प्लेस पे हमें ये चीजें नहीं कर सकते हैं ना। जी जी, हाथ तो जोड़ के नमस्कार बोल देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। यस सर डॉक्टर यस सर। डॉक्टर सुधीर जी कुछ कह रहे हैं शायद इस विषय पर। ओके सर। जी सर। सर मैंने इनका क्वेश्चन सुना था तो इसलिए मेरा जवाब देने का मन किया। जी आप बहुत ही विनम्रता पूर्वक, आपको कोई कुछ भी आगे से विश करता है, आप देखिए यस। कि वो उनकी परिपक्वता क्या है। उनके जी छोटे जी। छोटे बच्चे भी राम राम बोलते हैं। हम हम्म। पंजाब में रहते हैं, यहाँ पे सत श्री अकाल करने का ट्रेंड है, हमारे लोग भी सत श्री अकाल बोलते हैं, हम्म। और उसको बोलने में उनको शर्म नहीं आती है, उनको यस कमजोरी सर। महसूस नहीं होती है, उनको डर नहीं लगता है, उनको किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है। तो यस सर। हमें अपने शास्त्रा को नमन करने में या उनको उनके अपने अभिवादन से जवाब देने में क्या फर्क पड़ता है? हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उनको नमो बुद्धाय बोलना चाहिए। आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। वो बोलते हैं ओके। सत श्री अकाल, नमस्ते, राम जी राम, आप बोलिए नमो बुद्धाय। जी सर। जी बस सर ये बहुत बहुत जरूरी है, साधुवाद। हमें स्थापित करनी है, जिस जिस व्यवस्था को स्थापित करना है हाँ उसी हाँ। का नमस्कार होगा। हमें ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ये मेरी अपना विवेक है, अपनी समझ है, जो मुझे विकसित हुई है भंते जी के मार्गदर्शन में। जी जी बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। ओके सर, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय मेरी ओर से। ओके। हाँ सरदेव पारस जी, बताइए, काफी समय हो गया, साथियों को और ले लेंगे आगे, नेक्स्ट मीटिंग में ले लेंगे। बहन प्रवीण सोनिया जी को सुन लेते हैं। हमारे राजस्थान से एक साथी डॉक्टर निरंजन चिरानिया जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने हैंड रेज किया और वो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय सहभागिता करते रहे हैं पूरे कार्यक्रम में। तो उनको तो इनवाइट कर ही दिया जाए मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब निरंजन जी चिरानिया साहब। विनय जी ने हैंड रेज किया है, विनय बोध जी जयपुर से हैं, तो अपनी बात कहीं करते हैं। आदरणीय जितेंद्र जी। रमेश चंद्र मेघवाल साहब। सर जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी सर, श्रद्धेय नमोदय। श्रद्धेय बनते राहुल जी को मेरा वंदनामी। और मैं उस कार्यक्रम में आया था, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैं धम्म हॉल से एक सेकंड भी बाहर निकलने की इच्छा नहीं हुई। वहां तक कि मैं इतना अच्छा महसूस हो रहा था मुझे कि बस मैं थोड़ी ये स्वास्थ्य खराब है तो ठीक ही हो जाऊंगा मैं। बहुत ही अच्छा रहा, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही, और मुझे ऐसा लगता है अब भारत बौद्धमयी बनने वाला है बहुत ही जल्दी।
जी जी, बहुत बहुत साधुवाद रमेश जी। जय आप भीम, जुड़े जय रहें भीम जम्मूमी महाराज। टीम के साथ इसी तरह से। निश्चित रूप से हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बुद्ध में भारत के सपने को साकार करेंगे। आदरणीय प्रवीण सोनिया जी, यदि कुछ कहना चाहे। भंते डॉक्टर करुणासिंह राहुल जी व भिक्षु संघ को मेरा नमन। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। निश्चित ही ये जो कार्यक्रम था ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था, और जो धम्मभूमि के पहले कार्यक्रम थे वो हम देख रहे हैं कि जब भी अगला कार्यक्रम होता है वो पहले कार्यक्रम से बहुत बढ़िया होता है, और ये एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जो मैं महसूस करती हूँ। और मैं इस मीटिंग के जरिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही जो स्नेह है वो सभी की ओर से इस प्रोग्राम में मिला, और मैं ये जो धम्मभूमि का इस प्रोग्राम का जो एंथम था वो मैं गा सकी, ये मेरा सौभाग्य था। और मैं इस मीटिंग में मान्यवर बुद्ध अलंकार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि अगर वो इतना सुंदर गीत, इतने सुंदर शब्द ना लिखते तो शायद ये गीत इतना सुंदर कभी ना मैं गा पाती। और सभी साथियों ने इस प्रोग्राम में एक दूसरे का बहुत सहयोग किया। मैं विशेषकर बीएल पारस जी को बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहती हूँ कि वो बहुत बिजी थे, इतने बिजी थे कि शायद उनके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। हमें क्या, सभी साथी जो होटल में आ रहे थे वो खुद उनको मिल रहे थे और सभी को हर एक चीज़ के बारे में पूछ रहे थे। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। और जो गीत था वो मैं उसकी 2 लाइनें यहाँ पर भंते जी के लिए गाना चाहूँगी, अगर इजाज़त हो तो। जी जी, स्वागत है। हाँ। मैं हमारे जो परम श्रद्धेय भंते हैं उनके लिए जो 2 लाइनें हैं मैं गाकर सुनाऊँगी इस प्रोग्राम की सफलता के लिए। और मैं महसूस करती हूँ कि हम सभी के हृदय में जो भंते राहुल जी का जो उनका लक्ष्य था कि हम महाकारुणिक बुद्ध को अपना शाश्ता माने, उसमें वो पूर्ण तौर पर सफल रहे हैं। मैं महसूस कर रही थी कि हर एक व्यक्ति जो था वो अब इस बार उसके मुख पर यही था कि बुद्ध की अनुकंपा है हम सब पे, और ये सारा कुछ जो है वो हमारे परम श्रद्धेय भंते के जो हम मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं उसी की वजह से हो पाया है। और मैं उनके लिए ये जो लाइन्स है जो मान्यवर बुद्ध अलंकार जी ने लिखी हैं वो मैं 2 लाइन्स आपको गाकर सुनाऊंगी। काम किया है तुमने ऐसा देश भुला नहीं पाएगा, साहब काशी राम के बाद में नाम आपका आएगा। काम किया है तुमने ऐसा। बस इतनी सी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी